दोनों को बोलना था, दोनों ही नहीं बोले। और ऐसा होते हुए देश ने वर्ष 2004 के बाद 22 साल बाद ऐसा स्थिति देखी कि धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से बिना लीडर ऑफ हाउस यानी कि प्रधानमंत्री के बोले बिना ही पास कर दिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल बना कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण क्यों नहीं हुआ। अब जब नहीं पधारे तो बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लोकसभा में ऐसा क्या खतरा है। इस सारे विषय को अब हम एक एक करके टाइम के साथ सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते चल रहे हैं। ठीक है, कारण क्या होता है? प्रधानमंत्री जिस तरफ बैठते हैं, स्पीकर के राइट हैंड साइड प्रधानमंत्री बैठते हैं। प्रधानमंत्री की सीट के सामने कांग्रेस के कुछ सांसद अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर इस तरह से प्रधानमंत्री की सीट को कवर कर लेते हैं। यह जो कवर किया हुआ तरीका है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री को इस सदन के बाहर जब रिसीव करने गए हुए होते हैं, प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान देने के लिए आ रहे होते हैं, उन्हें इस समय की सूचना देते हैं कि सर, आपकी सीट पर अतिक्रमण हो रखा है चारों तरफ से। इस बीच में स्पीकर महोदय, इस समय स्पीकर कोई और बनकर बैठा है, मतलब लोकसभा स्पीकर अपने ऑफिस में है, उनके बिहाफ पर सत्र को कोई और संचालित कर रहा है, कोई और अन्य माननीय सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर का मत है कि आप अंदर ना आए। क्यों? क्योंकि आपको इन महिलाओं से दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? कोई ऐसी स्थिति बन जाए जो आपके लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खराब दिन के रूप में बनकर आए। जैसे हो सकता है कि यहां पर, जैसे अक्सर आपने सुना है कि कई नेताओं को थप्पड़ पड़ जाते हैं, कई बार नेताओं पर शाही फेंक दी जाती है, जूते उछाल दिए जाते हैं। ऐसे में कहीं यहां पर कोई स्थिति ना बन जाए, सुरक्षा को लिहाज में ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री को सीट पर आने से रोक दिया गया। स्पीकर के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा उन्हें कहा गया कि आप ना आए, आप सदन में धन्यवाद प्रस्ताव ना दें, क्योंकि यहां पर कार्यवाही चल रही है। ऐसे में सदन को स्थगित कर दिया जाता है अगले दिन के लिए। अब जब सदन को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं की सीटें घेरी हुई होती हैं, पीएम की सीट घेरी होती है विपक्षी महिला सांसद के द्वारा, ऐसे में सदन से पहले भी 8 सांसदों को निलंबित किया हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री आकर के आने के लिए, भाषण देने के लिए आ गए थे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा जब उन्हें सूचित किया गया तो फिर वो सदन की जगह राज्यसभा की तरफ चले गए। उन्होंने जाकर के राज्यसभा में अपना भाषण रखा। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी धन्यवाद प्रस्ताव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य नहीं भी होते तो भी वो वहां पर बोल सकते हैं। इवन देश का कोई भी मंत्री, अगर वो लोकसभा से निर्वाचित है, जवाब देने के लिए वो राज्यसभा जा सकता है। संसद में 22 साल में ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह से अपना धन्यवाद प्रस्ताव नहीं दिया गया, धन्यवाद पर भाषण नहीं दिया गया। इससे पहले भी 2004 में ऐसा हुआ था, जब एक सांसद के द्वारा मिर्ची पाउडर फेंकने की घटना न्यूज में आई थी, कि न्यूज मतलब यहां पर कुछ ऐसी घटना सदन में घटी थी जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होता है, और जब भाषण नहीं होता है तो सवाल खड़े होते हैं, क्या हुआ, धन्यवाद नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि देश को संबोधित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के मंच से। देश को अपडेट दिया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। बजट साल में एक बार आता है। राष्ट्रपति के भाषण पर, अभिभाषण पर यह जो धन्यवाद प्रस्ताव है, यह बजट के बाद एक बार आता है। ऐसे में अगर वो धन्यवाद से विरुख रहते हैं, उनको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिलता, तो देश समझ नहीं पाता पिछले साल की सरकार की उपलब्धियों पर सरकार की राय क्या है। खैर, सदन स्थगित हो जाता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री गुरुवार को पहुंच करके धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 97 मिनट, यानी कि कल के दिन प्रधानमंत्री बोलकर चले आते हैं। इस पर ओम बिरला जी कल, यानी कि गुरुवार के समय अपनी संसद में बैठ करके, लोकसभा में बैठ करके बताते हैं कि देखिए, इस वजह से प्रधानमंत्री को हमने नहीं बुलाया, और ना बुलाने के पीछे का तर्क इन्होंने दिया कि उनकी सुरक्षा को अप्रत्याशित घटना के लिहाज से ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला लिया। पीएम ने मेरे सुझाव को माना, मैंने ही उन्हें आग्रह किया था कि आप सदन के अंदर ना आए। इन्होंने अपने द्वारा इस बात को बोलते हुए यह भी कहा कि सांसद महोदय जो सदन में बैठे हैं, वो जिस प्रकार से कार्य को अवरुद्ध करते हैं, सदन के अंदर चर्चाएं होनी होती हैं, सदन में आपके क्षेत्र के मुद्दे उठने होते हैं, पूरे देश के अंदर जो सांसद निर्वाचित होकर आए हैं उनके विषयों को यहां पर रेज करना होता है, लेकिन इस हंगामे के चलते देश के प्रमुख मुद्दों को यहां पर चर्चा में नहीं लिया जाता। यह सत्य भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नकाल के अंदर सांसदों के प्रश्न लगे रहते हैं। बहुत से विषय ऐसे होते हैं, बहुत से बिल ऐसे होते हैं जिन पर कंप्लीट चर्चा की आवश्यकता होती है। सत्ता पक्ष को विपक्ष के मत जानने की आवश्यकता होती है। देश विपक्ष के मतों को जान पाता है, इसीलिए यह टीवी का सिस्टम रखा जाता है कि सबको सब पता चल सके कि क्या हो रहा है। लेकिन
स्पीकर महोदय ने यह बात गिनाते हुए कहा कि आप लोगों के चलते अभी तक 19 घंटे 13 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है और सदन का हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। हर मिनट की लागत 2.5 लाख रुपए के आसपास नापी जाती है। इस पर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को महिलाओं से 3 महिलाएं अध्यक्ष के सामने खड़ी थी, इससे सुरक्षा पर चिंता आ गई। ये केवल नॉनसेंस बात है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि कोई मतलब नहीं है इस बात का। राहुल गांधी जी अगले दिन यानी कि कल आकर के बोलते हैं कि वो सवालों से घबरा गए, सच्चाई से ऐसे डर गए कि उन्होंने झूठ की शरण ले ली। खैर, उन्होंने जो उचित समझा वही किया। ये जो तंज है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नरेंद्र सरेंडर करके एक पॉइंट बनाया था इन्होंने, चौकीदार चोर है करके एक पॉइंट बनाया था। ऐसे अब इन्होंने जो उचित समझा वही किया। प्रधानमंत्री का वो आंसर जो उन्होंने नरवणे साहब को कहा था वो उठा करके इन्होंने अब ट्वीट के माध्यम से कह दिया। फिर ये नरवणे साहब की उस पुस्तक को जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, जो किताब प्रमुखता से हो सकता है नरवणे साहब से जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास गई हो, प्रकाशन के पास गई हो, उस पुस्तक को ये लेकर के मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया के सामने बताते हैं कि देखिए ये बात कहां पर लिखी है। 2014 में जब एमपी के द्वारा मतलब इस तरह की घटनाएं हुई थी, 2004 के अंदर हुई थी। खैर, फिलहाल के लिए राहुल गांधी जी के द्वारा और उनके जो सम्मानित सांसद हैं उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री ट्रैप हो गए हैं, अर्थात वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, अमेरिका के कहने पर काम करने लगे हैं। इसके चलते सदन में उनके द्वारा जो बातें कही गई, सदन को फिर से स्थगित किया गया और राहुल गांधी जी ने जो उचित समझो वही करो एक प्रकार का नारा सा बना लिया। प्रधानमंत्री के अभिभाषण के ना होने पर जब पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी जी से पूछा गया तो इन्होंने यही कहा, जो उचित समझो वही करो। यह लाइन असल मायने में एक तंज की तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर यूज में ली। खैर, इन सभी चीजों के ऊपर आप और हम जो नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो मत रखते हैं, उन सबको कुछ बातें समझनी आवश्यक होंगी। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारा सदन प्रतिक्रियावादी ना होकर के गंभीर चिंतन और चर्चा का समय और का स्थान बना रहे। हमारे देश की संसद, जिसमें बहुत सारे ऐसे कानूनों पर चर्चाएं होना जरूरी है जिनसे देश का फेट डिसाइड होता है, देश का भविष्य निर्धारित होता है, बहुत सी नीतियां जिनका निर्माण सदन के अंदर चर्चाओं से होता है, अगर वो इस तरह से इग्नोर्ड रह जाएंगी और किसी हाल ही के मुद्दे पर ऐसी प्रतिक्रिया जिसका साल भर से इंतजार था उसकी चर्चा छूट जाएगी। विचारणीय तथ्य है, नरवणे साहब की अनपब्लिश्ड किताब जिसमें जो उचित समझो करो वाली लाइन को विपक्ष के द्वारा इस तरह से उठाया गया जैसे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है। समझने की बात है कि राष्ट्र के लिए मुद्दा उचित समझो वही करो बयान है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, प्रधानमंत्री की इमेज है, देश की बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये जो आए दिन जितने भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं ये हैं। कौन से बड़े मुद्दे हैं? मुद्दों का चयन कैसे? क्या विपक्ष केवल प्रधानमंत्री की इमेज को टार्निश करने के लिए कोई सिलेक्टेड मुद्दा उठाता है? वहीं दूसरी तरफ क्या सत्ता पक्ष को वाकई में ऐसा लगता है कि 3 महिला सांसद उनकी सुरक्षा में सेंध मार सकती हैं? प्रधानमंत्री को क्या वाकई में लगता है कि इलेक्टेड सांसद प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर पाएंगी जिससे उनका भी कैरियर, उनके पार्टी की इज्जत, पूरे देश में उनका वोट सब प्रभावित होगा? ये सारी बातें हम समस्त भारतीयों को अपने द्वारा निर्वाचित लोगों से पूछने की जरूरत है कि प्रभु आपको यह समझ कैसे आई, कैसे आपको लगा कि देश के लिए ये पुस्तक जो छपी नहीं उसका बयान, या प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो कि इन 3 सांसदों से चिंता के अंदर आ गई, ये दोनों कैसे डिसाइड कर रहे हैं? इस पूरे देश को क्या केवल न्यूज कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट बना दिया है क्या, कि तुम केवल न्यूज कंज्यूम करो इसीलिए बने हो? हमारे देश की सदन के अंदर कार्यवाही में 9 करोड़ रुपए साल का खर्च होता है। केवल खर्चा ही नहीं, हमारे देश की बहुत सी नीतियां सदन में बननी होती हैं। ऐसे में आज अपोजिशन के द्वारा मुद्दे के रूप में एक पुस्तक जो कि अनपब्लिश्ड है उसको उठा लिया गया, या फिर संसद के अंदर जिस मुद्दे पर अभी डिटेलिंग आना बाकी है कि डील के अंदर क्या क्या फाइनल हुआ है, उस चीज को उठा करके सदन में ट्रंप के और प्रधानमंत्री के या ट्रेड डील के ऊपर जिसकी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आई है उसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि आप एप्स्टीन फाइल से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। यह देश इस बात से प्रभावित रहेगा कि पिछले साल जो हुआ
उस साल की चर्चा में बजट का अलोकेशन क्या रहा? क्या यह सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि साहब आप लोग आपस में डिसाइड कर लिए कि बजट पर डिस्कशन मत करना, लोगों से कितना टैक्स वसूला जाएगा इस पर चर्चा मत करना, सरकारें सड़क पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, नई वैज्ञानिकों के लिए कितने पैसे खर्च करेगी, इनकी चर्चा गलती से मत कर लेना। क्या हमारा जिम्मेदार विपक्ष सरकार से इस विषय पर कभी वॉकआउट नहीं कर सकता कि आपने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इतना कम बजट क्यों रखा? क्या इस बात पर सवाल नहीं उठा सकता कि आपने सैनिटेशन जैसी जरूरी चीजों के लिए कितना बजट रखा? क्या आपने शिक्षा के लिए, डिफेंस के लिए, जो जरूरी चीजें हैं उनके उनके विकास के लिए बजट कम क्यों रखा? क्या वाकई में हमारे देश के अंदर सदन में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा सकते? वहीं दूसरी ओर सरकार क्या यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि गतिरोध दूर करने के लिए अपोजिशन को साथ में टेबल पर बिठाकर उनसे कहे कि भैया सुनो, कैमरे की फुटेज आपको भी मिलेगी, लेकिन देश के लिए जरूरी है कि आप और हम इस सदन को अच्छे से चलाएं। खैर, आप और हम इतना ही समझ रखते होंगे शायद, इसीलिए हमारा बेवकूफ बन जाना आसान होता है। करोड़ों रुपया हमारी सदन के ऊपर खर्च होता है, प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए, प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए सदन के चलने पर खर्च होता है। और हमारे माननीयों के हालात ये हैं कि सदन 52% लोकसभा परफॉर्म करती है, 39% राज्यसभा। और तो और प्रोडक्टिविटी का मामला तो लगातार दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। सांसदों की संख्या जहां भर भर कर है, सांसद आते प्रेजेंस लगाने ऐसे हैं जैसे क्लास के अंदर जाना जरूरी ही ना हो। और हो भी क्यों ना, संसद के अंदर अगर डिबेट चलेगी, सांसदों को भी पता है कि मुद्दा क्या चलने वाला है, तो वो अपने निजी कार्यों में लग गए। उन्हें लगता है कि सदन के अंदर तो वॉकआउट ही होना है। आज सदा ये वो वाली बात है कि जब बच्चों को पता हो कि आज तो क्लास होगी ही नहीं, क्लास नहीं होगी तो जाकर करेंगे क्या? और अल्टीमेटली हमारे जो माननीय सांसद अपने जरूरी कामों से क्षेत्र छोड़ करके दिल्ली पधारते हैं, वो बिना कुछ अटेंडेंस लगाए अपने अपने घर वापस रवाना हो जाते हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा देश क्या जानना चाहता है? सदन फिर स्थगित हो जाएगी, फिर अगली बार के लिए मानसून सत्र आएगा, तब तक कुछ नया मुद्दा हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। हमारे सदन के अंदर पहले चौकीदार चोर है नारा गूंजा था, राफेल डील गूंजी, सब खत्म होते चले जाते हैं, लेकिन सदन का समय बर्बाद होता चला जाता है। राफेल पर भी कुछ नहीं हुआ, सदन के द्वारा यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, यहां से यह चीज निकल कर आई। पेगासस का मामला खूब उठाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल गई। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट इनके हर मुद्दे पर क्लीन चिट देती चली जाती है। मुद्दा देश के अंदर एक लंबी चर्चा का विषय बन जाता है। पता नहीं देश के अंदर क्या चल रहा है, पर कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी हर बार कोई नया मुद्दा उठाते हैं, इस बार इन्होंने फिर एक मुद्दा उठाया है। अब हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, यही लगता है। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देगी, तब ये मामला फिर एक नया पकड़ लेंगे। कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर ना तो सरकार के द्वारा सत्ता पक्ष की तरफ से बैठकर विपक्ष को ट्रोल करने की आवश्यकता है कि सुनो तुम्हारे समय में प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, फलाने के उनके साथ रिलेशन थे, या तो केवल सरकार डिसाइड करे कि हम केवल नेहरू जी का कालखंडी खोद खोद कर दिखाते रहेंगे। इधर की तरफ से यहां पर कि चलो प्रधानमंत्री की इमेज को कैसे टार्निश किया जा सके। लग ये रहा है कि सबको सरकारें चलानी है, सत्ता में कौन बैठेगा इसकी लड़ाई है, कौन कैसे पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री की इमेज को नुकसान पहुंचाकर पहुंच सकते हैं तो विपक्ष प्रयास में है। सत्ता को लगता है कि भैया चलो इनके बारे में बता दो कि इनके अब्बा दादा ऐसे लोग थे, इनके बारे में बता दो, इनसे सब चीजें खराब हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये आपका खुद का डिसीजन है। मेरी तरफ से जो मुझे लगता है, कल को आप लोगों को मौका मिले इस तरह की बात रखने का, तो आप एक चर्चा बनाएं, और वो ये कि सदन के अंदर जो भी चर्चाएं हो रही हैं, अगर उनकी लाइव फुटेज रोक दी जाए, सदन के अंदर जब सदन का सत्र खत्म हो जाए, बजट सत्र खत्म हो जाए, तब उस लाइव स्ट्रीमिंग को प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रख के तब डिस्प्ले में कर दिया जाए कि सुनो आपके सांसद ने यह कहा था, सदन में आपके सांसद का यह प्रश्न था, इन्होंने इस तरह से कहा था। जैसे जैसे इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हैं, जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे सदन के अंदर जिस सांसद ने जो बात रखी है वो प्रॉपर तरीके से बजट सत्र पूरी होने के बाद रिलीज कर दी जाए, रिकॉर्ड सब किया जाए। उससे कम से कम इन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं लगेगी। आज जो मीडिया वहां पर बाइट लेने के लिए नेताओं के सामने पहुंच जाती है, आजकल नेता सदन से ज्यादा बाहर मीडिया के सामने मंडराते हुए नजर आते हैं कि इनको बाइट बोल देंगे, ये सब जगह फ्लैश करेंगे, हमको फुटेज मिल जाएगी। हमारी सदन को अगर वाकई में काम करना है ना, तो सचिवालय की तरह काम करे, जहां काम होते हैं मीडिया नहीं होती। सचिवालय काम करते हैं, मीडिया को पता भी नहीं चलता कि काम कहां से क्या फैसला हो गया। सदन काम करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चाइना और कोरिया बन जाए। सारी चीजें रिकॉर्ड होकर के उन्हें बजट सत्र के बाद में लाइव टेलीकास्ट किया जाए कि तसल्ली से देखो किसने क्या किया, सब डिसाइड करो। अगली बार सदन में फिर अगली बार अच्छी तैयारी कर सब लोग परफॉर्म करने आएंगे। लड़ाई झगड़ा तत्काल प्रभाव से फुटेज देने के लिए ना हो, यह मेरा मत है। बहुत बहुत धन्यवाद।